तो आज न्यू चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हमारे पास जो मटेरियल क्या होता है, मैटर क्या होता है? हाँ हाँ, जो अभी हमारे आसपास दिख रहा है, और एक बात उसकी है कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर या मटेरियल। और मटेरियल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है कि नहीं? 3 टाइप का हो सकता है। तो हम यहां पर किसकी बात करेंगे? सॉलिड्स की। ठीक है कि नहीं? सॉलिड्स की बात करेंगे। तो सॉलिड की एक खास बात होती है। क्या होती है खास बात? कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हाँ ठीक, वो तो तीनों ही करते हैं, वो तो तीनों ही करते हैं ना। इनकी शेप साइज क्या होती है? शेप और साइज क्या होती है? हाँ फिक्स। हाँ ठीक है कि नहीं? और हाँ, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। ठीक है कि नहीं? तो इसकी क्या, किसकी खास बात? ये सॉलिड्स की खास बात है। और उसी सॉलिड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। देखो, रिजिड बॉडी, पहले समझो रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी, हाँ, रिजिड बॉडी क्या? ऐसा रिजिड बॉडी का हमारा मतलब होता है कि ऐसा एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके पास क्या हो? डेफिनेट शेप और साइज हो। क्या हो? हाँ ठीक है। और उसको हम क्या नहीं कर सकते, मतलब उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, है ना, उसकी शेप बदल नहीं सकते, उसकी साइज बदल नहीं सकते। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऐसी जो बॉडीज होती है उनको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी हमारे नेचर में नहीं है। उसके ऊपर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी साइज शेप में चेंज ला सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लिख लेते हैं, रिजिड बॉडी जनरली rigid body a rigid body generally means a hard generally a solid hard solid object having definite size and shape। ठीक है कि नहीं? रिजिड बॉडी एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जिसकी क्या होती है? एक डेफिनेट साइज और शेप होती है। ठीक है कि नहीं? अब देखो, लेकिन हम बात करें रियलिटी में, हम बात करें रियलिटी में, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है नेचर में जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम परफेक्टली रिजिड कह सकते हैं। ठीक है, बट इन रियलिटी bodies can be bodies can be stretched bodies can be stretched, compressed, and and bent। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर हमारे नेचर में, मैंने कहा ना, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी, हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम क्या कर, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसकी जो है शेप साइज को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई बॉडी नहीं है।
हम उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच खींच सकते हैं, है ना, कंप्रेस कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। तुमको बात करूंगा स्टील बार की। क्या बात करूं? स्टील बार। स्टील बार क्या होती है? स्टील बार या रोड, मतलब सरिया टाइप स्टील का। अब वो हार्ड है, सॉलिड है, क्या उसको हम बार फोर्स लगा के उसको मोड़ नहीं सकते? मोड़ सकते हैं। तो सॉलिड, वो सॉलिड परफेक्टली रिजिड नहीं है। नहीं समझ में आएगा? मतलब सॉलिड होना अलग प्रॉपर्टी, रिजिड होना, हाँ मिलते जुलते तो है, लेकिन रिजिड का मतलब है कि उसकी शेप और साइज को हम चेंज नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। लेकिन सॉलिड की शेप और साइज हम चेंज कर सकते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसी टाइप की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, स्टील बार कैन बी definite when a sufficient large external force is applied on it. This means that solid bodies are perfectly, या वो solid bodies are not perfectly rigid. ठीक है कि नहीं? या कुछ गलत लिख रखा है? हाँ ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो सॉलिड जो रिजिड बॉडी, सॉलिड जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? परफेक्टली रिजिड नहीं, या पूर्ण रूप से हम बोल सकते हैं रिजिड नहीं होते, कंप्लीटली रिजिड नहीं। आया समझ में? सॉलिड रिजिड का मतलब और सॉलिड डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया? अब रिजिड बॉडी तो होती नहीं है। अब देखो, अब वही बात है कि सॉलिड जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप साइज होती है। और देखो मेरे पास जैसे कि एक रोड है, ठीक है, उसकी क्या है, वो इस टाइप से, ये ऐसी सीधी है, ठीक है कि नहीं? अब इसका हम बात करेंगे कि इसको, इसका सीधा रूप है, मतलब सीधी है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, यहां से फोर्स लगाता हूं, तो इसको क्या कर देता हूं मैं, इस टाइप से मोड़ देता हूं। क्या करता हूं? मोड़ देता हूं। इसका फॉर्मेशन किस टाइप का था? सीधा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, बेंड कर दिया। क्या कर दिया है? बेंड। तो इसको हम बोलेंगे हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया है? डिफॉर्म कर दिया, मतलब उसकी साइज को चेंज कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे उसको? डिफॉर्म कर दिया। हाँ शेप चेंज होगी ना, साइज थोड़ी, हाँ ठीक है कि नहीं? तो हमने क्या कर दिया, इसको डिफॉर्म कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक रबर है, उसको सीधा है, उसको हमने खींचा। क्या किया? खींचा। तो हमने उसकी पहले कैसी साइज थी? इतनी साइज थी, अब उसको हमने क्या कर दिया? खींच लिया। तो हम बोलेंगे हमने क्या कर दिया? डिफॉर्म। फॉर्म, उसका फॉर्मेशन अलग टाइप का था, हम उसको खींच के हमने क्या कर दिया? उसको डिफॉर्म कर दिया, अलग शेप दे देना। बाहर फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं? उसको अलग शेप दे रहे हैं। या उसकी, जैसे कि हमारे पास कुछ ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा है, इसको मैंने ऐसे दबा दिया, तो अब पहली शेप तो इसकी ऐसी थी, अब मैंने इसको दबा दिया, तो मैंने क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया। नहीं समझ में आया? उसकी साइज और शेप में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं? डिफॉर्म कर सकते हैं, उसकी चेंज कर सकते हैं। क्या शेप और साइज चेंज करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्म कर दिया। नहीं समझ में आ गया? आ गया। तो लिखो, अ सॉलिड हैज डेफिनिट शेप एंड साइज। देखो, अ सॉलिड हैज, हाँ नहीं नहीं, सीधे ही लिखो, सीधे ही। अ सॉलिड हैज डेफिनिट शेप एंड साइज। चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है? डिफॉर्म, है ना? चेंज को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्म करना। चेंज द शेप एंड साइज, शेप और साइज of a body, a force is required.
ठीक है कि नहीं? फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये तो देखो क्या लिखा हमने, सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी की क्या है, शेप और साइज क्या होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है कि नहीं, एक निश्चित होती है। अब उसमें चेंज करना, हमें क्या करना है, चेंज, मतलब हम चेंज को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्म किया, क्या बोलेंगे, डिफॉर्म किया। उसकी शेप और साइज को डिफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या अपने आप हो जाएगी क्या, अपने आप थोड़ी होगी, तो हमें बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना। यदि आप किसी भी बॉडी के शेप और साइज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्म कर दिया, क्या बोलेंगे, उसकी फॉर्म जो थी उसको चेंज कर दिया, मतलब डिफॉर्म कर दी, ठीक है कि नहीं। और ये चेंज कब आएगा, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, देखो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इधर देखो, ये स्प्रिंग हमारे पास, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, फोर्स। ये हमारे पास स्प्रिंग, उसको हमने क्या किया, ऐसे दबाया, हमने एक्सटर्नल क्या लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है नहीं। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये क्या हुई, कंप्रेस हुई, ठीक है कि नहीं, और ये कंप्रेस होके ऐसी हो गई, ठीक है कि नहीं। अब हमने क्या कर दिया, इसका अरेंजमेंट कुछ, कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का था पहले, अब इसको दबाया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, आया समझ में नहीं आया। पहले मान लो कि ऐसा था कॉन्फ़िगरेशन, ये ऐसे इस टाइप का दूर दूर, अब इसको हमने दबा दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो गया, हो गया। अब हमने इसको ऐसे आगे पीछे कर दिया तो इसका फिर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो गया, हो गया। तो हमने क्या चेंज कर दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, और किसके, कैसे किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब बताओ, आप जैसे इसको दबाओगे, आप इसमें आपने क्या किया, इसको एक फोर्स से दबाया, क्या स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप नहीं होगा जो आपके हाथ को दबाएगा, नहीं समझ में, आप इसको और दबाओगे तो ये क्या करेगा, और आपको धक्का देगा। जैसे यार इस पॉइंट में बात करूं, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था, आपने सिर्फ हाथ रखा, तो क्या आपको, आपके ऊपर ये फोर्स लगा रही थी क्या, नहीं लगा रही। जैसे आपने थोड़ा सा फोर्स इस पॉइंट पे लेके आए तो क्या हुआ, इसमें आपने जितना फोर्स लगा ना, उसके अपोजिट में स्प्रिंग ने भी एक फोर्स क्रिएट कर दिया, ठीक है कि नहीं। यू फोर्स कितना है, जितना आपने बाहर से लगाया। अब आपने यहाँ पे 5 न्यूटन लगाया, कितना, यहाँ तक 5 न्यूटन लगाए, तो स्प्रिंग कितना वापस डेवलप कर देगी, क्रिएट कर देगी, 5 न्यूटन। अब आए आप यहाँ तक 10 न्यूटन आपने लगाया, ये भी कितना, 10 न्यूटन। यहां तक आप आए, 15 न्यूटन लगाया, स्प्रिंग आप तक कितना लगाएगी, 15 न्यूटन। आया समझ में नहीं आया। तो ये एक्सटर्नल जो फोर्स है ना, इसको हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स, क्या बोलेंगे, डीफॉर्मिंग, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स हमने क्यों बोला, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन किस टाइप के था, स्प्रिंग का, ये इतनी बड़ी थी, कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का था इसका। अब बाहर से जैसे हमने फोर्स लगाया, इसका कॉन्फ़िगरेशन या फॉर्मेशन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, इस टाइप का हो गया, चेंज हो गया। तो ये फोर्स कैसा हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है कि नहीं। अब मान लो आप यहां तक लेके आए, और यहां लेके आपने इसको छोड़ दिया, स्प्रिंग वापस यहां चलेगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने फोर्स लगाया था तो इसने, स्प्रिंग ने उतना ही फोर्स क्या कर दिया, अपने अंदर क्रिएट कर दिया, और ये क्या करेगा, जैसे आप छोड़ोगे अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये तो इसका मतलब कि आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही कौन क्रिएट कर रहा है, स्प्रिंग।
और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब देखो जैसे आप ये जो आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो स्प्रिंग के अंदर इस टाइप से फोर्स डेवलप होगा, होगा कि नहीं होगा। कैसे पता चला मैं इस टाइप से, इधर ये डायरेक्शन है उसकी, कैसे पता चला मैं, क्योंकि हमने इस तरफ लगाया। जैसे हम छोड़ेंगे तो स्प्रिंग किस तरफ जाएगी, इस तरफ। मतलब स्प्रिंग तो किस तरफ फोर्स लगा रही होगी, इस तरफ। आप किस तरफ लगा रहे थे, इस तरफ। स्प्रिंग में किस तरफ लगाया, अपोजिट। इस फोर्स को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। ये समझ में आया क्या। और ये रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन एक खास बात है कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। हाँ, आया समझ में नहीं है, ये समझ में आ गया चीजें। अब देखो और एक बात है, अब जैसे आपने इसको यहां पर छोड़ा, यहां देखो आप क्या कर सकते हो, ये तो समझाने की बातें थी, लेकिन अब हमारा जो चैप्टर का जो है वो समझते हैं। आपने इसको दबाया और यहां तक लेके आए, आप वापस छोड़ोगे तो वापस यहाँ चला जाएगा। आपने और ज्यादा दबाया, यहां तक लेके छोड़ोगे तो वापस चला, वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा क्या, वापस अपना कॉन्फ़िगरेशन सेम कर लेगा क्या, पहले जैसा था वो कर लेगा। मान लो कि आपने इसको आगे की तरफ खींचा, बाहर की तरफ खींचा, तो स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, ये यहां आ गई, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब जो है आपने फोर्स किस तरफ लगाया, इस तरफ। वापस क्या करना चाहिए स्प्रिंग, आप जैसे खींचोगे तो आप उस तरफ खींचोगे, आपके हाथ को स्प्रिंग किस तरफ खींचेगी, इस तरफ। डिफॉर्मिंग फोर्स आपकी डायरेक्शन ये वाली, तो इसके स्प्रिंग के अंदर जो इस तरफ फोर्स डेवलप होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, और वो क्या करेगी, वापस जो है स्प्रिंग को इस कंडीशन में ले आएगी। आया समझ में नहीं आया। अब इसको रिलेट करना आप, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या सॉलिड जिसके ऊपर फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाए, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसकी शेप साइज चेंज हो जाए, और वापस हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें तो आपने वापस ओरिजिनल कंडीशन में वो आ जाए। नहीं समझ में आया। जैसे कि आपने, मैं बात करूं स्प्रिंग की बात की हमने, रबर की बात, रबर आप खींचो उसको वापस, ये आपने कौन सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब वो उसकी क्या हो गई, उसकी लेंथ चेंज हो गई, लेंथ बढ़ गई, आप वापस छोड़ोगे तो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। आपने जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, वापस कौन सी कंडीशन में आ गया, वो खुद की ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, जिसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था वो वापस हो गया। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे जो मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल। और ये जो प्रॉपर्टी है वापस अपना ओरिजिनल कंडीशन में आने की, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, या इलास्टिसिटी। ठीक है कि नहीं, आया समझ में। दूसरी, अब देखो ये मैंने इसका समझाया, समझ। दूसरी बात, आप क्या करो, अपने एक आटा होता है गूंदा हुआ आटा, उसको जो रोटी बनाने टाइम जो लोया बनाते हैं हम, वो लो, और उसके ऊपर तुम फोर्स क्रिएट करो या फोर्स दबाओ। आपने फोर्स दिया उसके ऊपर, ठीक है, उसकी शेप चेंज होगी क्या, होगी। अब क्या वापस वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आएगा, ओरिजिनल शेप में आएगा क्या, कैसे। आपने फोर्स लगाया, आपने जैसे फोर्स हटाया, क्या वापस आपने मान लो गोल लिया तो गोल इस टाइप का, ये आपने ऐसा आटा लिया गोल टाइप, जिसको लोया बोलते हैं अपने, इसके आपने ऐसे हथेली पर दिया और फोर्स लगाया नीचे की तरफ, उसका शेप कैसा हो गया, इस टाइप का हो गया, ऐसा हो गया ऐसा।
अब आप वापिस हथेली हटा दो, क्या ये वापिस गोल हो जाएगा क्या? या क्ले ले लो, क्ले आता ना, मिट्टी, क्ले, हाँ, उसको आप क्या करो, हाथ में लो और कैसे भी शेप दे दो ना। क्या आप वापस वो हटाओगे, अपना फोर्स हटाओगे, क्या वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा? नहीं आएगा। मतलब वो इलास्टिक का नहीं, तो वो क्या है? प्लास्टिक। वो क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वापस ओरिजिनल कंडीशन नहीं आने की, इसको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। आ गया समझ में? नहीं आ गया? तो मटेरियल या बात करेंगे तो उनकी दो प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक तो इलेस्टिसिटी, दूसरी प्लास्टिसिटी। ठीक है कि नहीं? तो लिख लेते हैं अपन। तो पहला इलास्टिसिटी या इलेस्टिसिटी। क्या होती है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, देखो, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच बॉडी, इलास्टिसिटी क्या हुआ? नहीं लिख देते ना, इलास्टिसिटी is the property of, is the property of material in which in which body regain, in which body regain its its original size and shape, original size and shape when external force is removed, ठीक है कि नहीं? आया समझ में? इसको एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये वापस अपनी उसी ओरिजिनल कंडीशन में क्यों आ गया? क्योंकि उसने, जो ऑब्जेक्ट है, उसने क्या क्रिएट कर दिया अपने अंदर? क्या क्रिएट कर दिया अपने अंदर? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है कि नहीं? ये इलास्टिसिटी। एंड दिस मटेरियल नोन एज इलास्टिक मटेरियल। ठीक है कि नहीं? लिख दे, दिस मटेरियल known as elastic material। और एक बात है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हमने क्या कर दिया? उसको डिफॉर्म कर दिया, उसकी फॉर्म चेंज कर दी। तो ये कौन सी फॉर्म? इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? ये कैसा फॉर्म? इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। क्या है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नहीं समझ में आएगा? The deformation caused is known as elastic deformation। कहां तक लिखा? ठीक है।
अगला, अगली प्रॉपर्टी कौन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? प्लास्टिसिटी। क्या हो जाएगी? प्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। क्या होती है प्लास्टिसिटी? व्हेन वी अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, इट इज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। When we apply deforming force on body, it is not it does not gain uh, does not gain या regain its original shape and size. This property is called plasticity. हाँ सर, हाँ, this property is plasticity, and these and material known as plastic material. लिख लिया ये लिख लिया क्या? कहाँ कहाँ तक लिखा? यहाँ पर, यहाँ ये वाला लिख रही है। These material known as these material known as elastic material. ये तो लिख ले, ये पूरा लिख ले। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मड वगैरह ना, है ना, क्ले वगैरह, और पुट्टी वगैरह, पुट्टी, ऐसा समझ में आई है दोनों चीजें, इलेस्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। और बैठ जाओ। अगला है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। कर ले आगे।
तो एक एक थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, देखो इधर समझना। कोई भी सॉलिड कैसे बना होता है, उसमें बेसिक जो मॉलिक्यूल्स या बोल बेसिक उनकी किससे बने होते हैं, मैं बात करूं सीधी सी, सॉलिड्स एटम से, मॉलिक्यूल से। अरे तो उनका कैसे वो रिटेन वापस कैसे कर लेते हैं अपनी इलास्टिक बिहेवियर किस टाइप से होता है। भाई हमने कहा खींचा तो वापस चला गया, ऐसा क्यों हुआ, या उसको दबाया तो वापस नीचे आ गया, ऐसा क्यों, नहीं समझ में आएगा, तो ऐसा क्यों होता है। ओके, वो देखते हैं। तो देखो हेडिंग डालो इलास्टिक बिहेवियर। हाँ हाँ, बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ऐसा क्यों होता है। इधर देखना, इधर देखो, देखो सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इधर देखना कैसे। देखो ये जो डॉटेड देख रहे हैं, डॉट, बड़े बड़े डॉट, ठीक है, इनको तुम एटम या मॉलिक्यूल मानो, क्या मान लो, हाँ एटम या मॉलिक्यूल्स, ठीक है कि नहीं। और ये बीच में ये देख रहे हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको तुम बॉन्ड मानो, क्या मान लो, बॉन्ड। और बॉन्ड कैसे बिहेव करते हैं, स्प्रिंग जैसे। अरे भाई कोई भी सॉलिड बनाए तो उसे एटम या मॉलिक्यूल से बनाए, और एटम और मॉलिक्यूल पास पास में, नहीं समझ में आया, पुट्टी पुट्टी घर में नहीं करते, ठीक है। ये परफेक्टली प्लास्टिक प्लास्टिक जो है वो, देखिए याद देखना। अब भाई कोई भी सॉलिड कैसे बना हो सकता है, कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, एटम और मॉलिक्यूल से बना, और उनके बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड, क्या होते हैं, बॉन्ड। अब देखो हमने फोर्स, इनके बीच में ना, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं भाई, कुछ फोर्स तो हमें दिखते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटो फोर्स होते हैं। और उसके बाद जो जो हम सॉलिड के अंदर या माइनर लेवल में बात करें तो वहां पर भी फोर्स होता है, और उस फोर्स को नाम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स। नहीं समझ में आया। अब देखो ये जिसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये इसकी रेस्ट कंडीशन है, ठीक है कि नहीं। अब जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, उसको भाई इस, ये एटम और ये एटम, या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा, उसका फोर्स का नाम क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स। लिख दो यहां पर, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है कि नहीं। अब देखना ये स्प्रिंग जैसे, ये बीच में बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड है। ये किस टाइप के है, स्प्रिंग जैसे। और ये जो उसकी कंडीशन है, कौन सी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, समझ में। और एक बात बताओ, मैंने इस एटम को, देखो इधर, मैंने इस एटम को इधर खींचा, इस तरफ खींचा, किस तरफ खींचा, इस तरफ खींचा, तो देखो स्प्रिंग इस तरफ आएगी उसकी,
मतलब बॉन्ड इस तरफ खींचेगा, और बॉन्ड उस तरफ खींचेगा तो क्या होगा, एक फोर्स डेवलप है। मैंने कहा ना इसके और इसके बीच में क्या है, एक फोर्स है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये इतनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेकिन जैसे हम इसको खींचते हैं करते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम भंग हो जाता है इनका। ये जैसे ही इनको खींचा तो फोर्स डेवलप होगा और ये क्या जाएगा वापस। ये समझ में आया क्या? और इसको ऐसे दबाएंगे, दबाएंगे तो स्प्रिंग छोटी होगी और वापस क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा और वापस पीछे आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया? और ये इस टाइप का अरेंजमेंट। तो और हमेशा क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में रहना चाहेंगे। आया समझ में नहीं आया? तो पता चला अब कैसे क्या वापस क्यों आ जाते हैं। मॉलिक्यूल या एटम के बीच फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम क्या है, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जब इक्विलिब्रियम चेंज करते हैं हम किसी भी मटेरियल का, तो वो क्या करता है, वो अपनी वापस ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहता है। उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे काम करते हैं, स्प्रिंग के जैसे काम करते हैं। जब उनको खींचते हैं तो वापस वो क्या करते हैं, फोर्स जो है ऊपर की ओर लगता है और अपने इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। ऊपर की ओर दबाते हैं तो वापस नीचे आना चाहिए। इस कारण ये जो मटेरियल होते हैं वो अपनी वापस जो है अपनी पोजीशन वापस रिटेन कर लेते हैं। आया समझ में नहीं है? तो लिख लो फटाफट, ये डायग्राम बना के ना उसके बाद बना दिया, मैं ही लिख लेता हूं, कोई नहीं। लिखो, इन सॉलिड ईच एटम हैज मॉलिक्यूल्स। इन सॉलिड ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय, each atom or molecules is surrounded by neighboring atoms or molecules, surrounded by neighboring atoms or molecules। हाँ neighboring, नेबरिंग पड़ोसी, नेबरहुड। ऐसा समझ में? इसमें क्या बोला है कि किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में उसमें क्या होता है, एक एटम या मॉलिक्यूल जो है वो और दूसरे एटम और मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है। आया समझ में नहीं है? देयर आर नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दीज आर लिखना ऐसे, दीज आर बॉन्डेड टुगेदर, दीज आर कहा था, दीज आर बॉन्डेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या मतलब, समझ में आया क्या? इनके बीच में जो है क्या होगा, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। एंड स्टे इन स्टेट, एंड स्टे इन स्टेबल, ऐसे लिखो, स्टे इन स्टेबल एंड स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस फोर्स की वजह से वो क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है भाई, ये यही रहेगा। जब इक्विलिब्रियम का मतलब ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। किसकी वजह से, मान लो इन दोनों के बीच फोर्स नहीं होता, नीचे भाग जाता, वो क्या होता, नीचे भाग जाता। इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं होता तो इधर भाग जाता। तो इन फोर्स से, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से क्या होते हैं, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं। व्हेन ए सॉलिड इज, देखो ये एक एटम या इसको मॉलिक्यूल मान लो, एटम या मॉलिक्यूल, इनके बीच में एक फोर्स है। ये एटम है तो इंटर एटॉमिक फोर्स, और मॉलिक्यूल है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इन दोनों के बीच जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस स्प्रिंग। ओके, अब हम क्या करें, मान लो ये स्प्रिंग नहीं होती या फोर्स नहीं होता, ठीक है, अब तो क्या होता, ये इधर चला जाता, इनके बीच में नहीं होता, ये इधर चला जाता, इनके बीच में नहीं होता, ये इधर चला जाता, सारा अरेंजमेंट क्या होता है, बिगड़ जाता। लेकिन इन फोर्सेस की वजह से क्या रहे, ये एक स्टेबल कंडीशन में रहे। स्टेबल का मतलब समझ में आ गया ना, जो आसानी से टूटता नहीं, स्टेबल रहेगा।
क्यों रहेगा स्टेबल? क्योंकि इन फोर्सेस की वजह से। मालूम मैं इधर से एक फोर्स लगा रहा हूं, ये मेरे पास एक एटम है, एक ये एटम है, इनको मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ऐसे आ जाना चाहिए, ठीक है। वापस फोर्स होता हूं, वापस इधर आ गए, तो स्टेबल नहीं। लेकिन इनके बीच में मैंने एक डंडा रख दिया, अब इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ, ये अपने एक जगह पे ही रहेंगे, तो मैं बोलूंगा क्या ये स्टेबल है? हाँ ठीक है। वही कंडीशन क्या आ रही है, इसमें आ रही है। आया समझ में नहीं है? कहां तक लिख लिया? हाँ, when a solid is deformed, when a solid is deformed, मतलब समझ में आया? मतलब उसको डिस्टर्ब करे, डिफॉर्म करे, मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाए। when a solid is deformed, the atom or molecule are displaced from its equilibrium position. When a solid is deformed, the atoms or molecule are displaced from their equilibrium position. Their equilibrium position. Causing a change in the interatomic distance. Causing a change in the interatomic distance. Causing a change in the interatomic distance. नहीं समझ में आया क्या? फिर से देख लो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। हाँ देखो, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। आया समझ? ये एक एटम है, एक ये एटम है, देखो इधर एक ये एटम है, एक ये एटम है, इनके बीच में ये डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मान लो कि ये किसी की रबर का स्ट्रक्चर है, किसका है? रबर का। आया समझ? और इसको हम क्या करेंगे? नीचे से खींचे, देखो इधर क्या करें? नीचे से खींचे, नीचे खींचे क्या होगा? ये पोर्शन नीचे आएगा, इसको हमने, ये मान लो किसी रबर का स्ट्रक्चर है, उसको हमने नीचे से खींचा, तो ये सारे जो एटम है वो नीचे आएंगे, ये तो नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमने जैसे, और हमने क्या किया? डिफॉर्मिंग नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो इंटर एटॉमिक जो है वो डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। आया समझ में? नहीं? ठीक है कि नहीं? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अब वापस हम जैसे फोर्स क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो ये वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो आगे लिखो, when the deforming force is removed, when the deforming force is removed, the interatomic forces tends to forces tends to drive them back drive them back to their original position. Drive them back to their original position, and the body regain original shape and size. And body regain original shape and size. नहीं समझ? फिर से देख लो एक बार, इसमें क्या कि मैं बोलूं इलास्टिक बिहेवियर सॉलिड्स का क्यों होता है, कैसे ये वापस या कैसे आ जाता है, ठीक है? देखना कैसे हो जाता है। तो इसने क्या कि स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका? इक्विलिब्रियम का है। क्या है? इक्विलिब्रियम, मतलब ओरिजिनल पोजीशन है, सिंपल सी बात करें, ठीक है? ये ऐसा रहना चाहता है, ठीक है? रबर है सिंपल सा, वो ऐसा रहना चाहता है। अब हम क्या करेंगे उसके ऊपर, ये जो मतलब ये जो वो किससे, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? सॉलिड किससे बना है? एटम से या मॉलिक्यूल से? अब एटम और मॉलिक्यूल चिपके तो रहेंगे, है ना? थोड़े थोड़े दूर होते हैं, हमें तो नहीं दिखता, इसका तो उसको सॉलिड बोलते हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का नाम क्या होता है?
इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है कि नहीं? ये ऐसा रहना चाहता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, हमने डिफॉर्म कर दिया, मतलब इसका फॉर्मेशन इस टाइप का था, और हमने क्या किया, नीचे से फोर्स लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और हम इनको ऐसे इस तरफ से ले आए, नीचे ले आए। नहीं समझ में आया क्या? हमने क्या किया, यहां पर हम लेके आ गए इसको डिफॉर्मिंग, तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगा एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया इसका। और नीचे खींचा तो ये क्या हो गया, ये जो स्प्रिंग है, मतलब जो फोर्सेज है, वो इसको क्या खींचेंगे, ऊपर की तरफ। हमने जैसे नीचे खींचा तो ऊपर की तरफ फोर्स डेवलप हो गए, और फोर्स का नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे हम इस फोर्स को क्या करेंगे, हमारे जो एक्सटर्नल फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही रिमूव करेंगे, ये वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। हमने ऊपर दबाया, मान लो यहाँ इक्विलिब्रियम था, हमने इसको ऊपर दबाया, तो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब जैसे ही दबाया तो स्प्रिंग छोटी हो गई एक तरीके से, तो ये कौन सा फोर्स बने, रिपल्सिव। यहाँ देखो, हमने जैसे नीचे खींचा था, इसको अब नीचे खींचा था इससे, तो इसको क्या किया, वापस में अट्रैक्ट किया, तो ये कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स, ऊपर लेके गए, कहा लेके गए, ऊपर। तो अब क्या करें, ये वापस इसको नीचे भेजना चाहता है, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वापस कहां जाओ, नीचे, तो रिपल्सिव फोर्स, तो ये वापस क्या आ जाएगा, नीचे। तो इंटर मोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स दोनों होते हैं। दूर लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, पास लेके जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नहीं है समझ? स्प्रिंग को दूर करो, वापस जाना चाहती है, पास करो, दूर आना चाहती है। अरे समझ नहीं आया? तो इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकते हैं। और ये बिहेवियर पता चला गया, ऐसा क्यों होता है, वापस अपने पोजीशन में क्यों आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन शेप में क्यों आ जाता है, पता चल गया क्या, नहीं पता चला? पक्का? चलो ठीक है।